बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th आर्ट्स जनरल मैथ, और आज आप लोगों का सेकंड वीक का लेक्चर नंबर 1 है, जो कि 2A है। एक्सरसाइज हमने यूनिट हमने 9 स्टार्ट किया हुआ है, और लास्ट आपकी प्रीवियस में लेक्चर में हमने 9.1 की थी, और 9.1 जो थी वो आपकी थी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एक ऐसी ट्राइंगल जिसका हमने राइट एंगल ट्राइंगल, दैट मीन्स कि उसमें 90 डिग्री का एंगल हो, उसकी बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के हिसाब से हम उसकी वैल्यूज फाइंड कर रहे थे। कभी हाइपोटेन्यूज मिसिंग था, कभी बेस मिसिंग थी, और कभी आपका परपेंडिकुलर मिसिंग था, और वो हम पैथागोरस थ्योरम को हमने यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अब आपके इस लेक्चर में हम करेंगे 9.2, और 9.2 आपकी बेस करी है उसके ऊपर एरियाज पर। और आपको मालूम होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है उसके फॉर्मूलाज है, उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। और हमारी 9.2 आपके एरियाज पर है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो ट्राइंगल है। ठीक है, ओके। ये है सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ आपकी अलग होती है, तो इसलिए हमने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। विड्थ और ब्रेड्थ एक ही चीज़ होती है, तो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। अगर आपने डायगोनल मालूम करना है किसी भी एरिया का और रेक्टेंगल का, तो आप लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर को अंडर रूट कर दें। ठीक है, अगर आपने डायगोनल मालूम करना है। ठीक है, और पैरामीटर मालूम करना है तो आप लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो पैरामीटर होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर में आपकी लेंथ और ब्रेड्थ एक ही होती है, तो इसका मतलब है कि आप चाहे लेंथ लिख लें, चाहे विड्थ लिख लें, चाहे एक कंसीडर करें, वो साइड ऑफ द स्क्वायर होती है और वो उसी से मल्टीप्लाई होती है। तो दैट मीन्स अगर लेंथ है तो एल स्क्वायर होगा, अगर विड्थ है तो डब्ल्यू स्क्वायर होगा, तो उसे हम ए और एस से कंसिडर करते हैं। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर मालूम करने के लिए, क्योंकि आपकी लेंथ और ब्रेड्थ एक ही होती है, तो आप उसका जब स्क्वायर लेते हैं तो उसका फॉर्मूला आ जाता है अंडर रूट 2a। ठीक, उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, अगर आपने डायगोनल मालूम हो, अगर आपके पास डायगोनल मालूम है तो डायगोनल का स्क्वायर लें और 1/2 से कर दें तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डायगोनल, और एरिया ऑफ स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ साइड ये है। पैरामीटर के क्या मतलब है कि आपकी 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो आपने उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैरामीटर आ जाएगा। ये थे आपके एरिया और पैरामीटर के क्वेश्चन फार्मूला, जो कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के साथ है, और साथ में डायगोनल अगर गिवन हो या डायगोनल मालूम करना हो तो वो कैसे होगा। ये इसके फार्मूलाज हैं जो हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.2 में यूज़ करेंगे। और ये है आपके 9.2 में लिखा हुआ है वरांडा 40 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड इज टू बी paved with stones each measuring 5 meter by 6 मीटर बाय 5 मीटर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स। दैट मीन्स कि एक फरांडा है जिसकी उन्होंने मेजरमेंट ली, लेंथ और उसकी ब्रेड्थ दे दी, और उन्होंने कहा कि उसको वो स्टेयर यानी वहाँ पर स्टोन लगाना चाहते हैं, और स्टोन की जो एक स्टोन है उसकी जो मेजरमेंट है वो 6 मीटर बाय 5 मीटर है। तो हमने मालूम करना है कि पूरे टोटल फरांडा में कितने हमारे पास स्टोन्स यूज़ होंगे उसको लगाने के लिए। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पर। लेंथ ऑफ वरांडा इज 4 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ वरांडा इज 5 सेंटीमीटर। हमने उसका एरिया मालूम किया, एरिया ऑफ वरांडा L मल्टीप्लाई बाय W। अगर आप वो से देखें तो आपको ये खुद ब खुद अंदाज़ा हो रहा है कि ये रेक्टेंगल है, तो उसका रेक्टेंगल फॉर्मूला अप्लाई किया 40 मल्टीप्लाई बाय 15, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यू के साथ मीटर था तो मीटर स्क्वायर हो गया। आंसर 600 मीटर स्क्वायर। मेजरिंग ऑफ स्टोन मैंने लिख दिया बजाय उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को ज़्यादा लिखने के। मेजरिंग ऑफ स्टोन आपके इसी तरह गिवन है 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, और आपने जब एरिया ऑफ स्टोन मालूम करेंगे इसमें भी देख लें कि लेंथ और ब्रेड्थ में चेंजिंग है, तो आप इसमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ स्टोन L मल्टीप्लाई बाय W, और 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर।
और आप अब क्या करेंगे कि जितने भी आपके स्टोन है आपके पास उसका भी एरिया आ गया, आपके पास टोटल एरिया भी है, आप उसे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टोन कितने यूज होंगे वो आ जाएंगे। तो एरिया ऑफ वरांडा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टोन 600 डिवाइडेड बाय 630, तो दैट मीन्स कि 20 स्टोन्स यूज होंगे इसको पेव करने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और उसका सोल्यूशन, और आपके इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूज़ हुआ है दोनों में, ठीक है, एक ही फॉर्मूला यूज़ हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी टाइल्स ऑफ 40 सेंटीमीटर का मतलब है कि ये आपके टाइल का एरिया दे दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर की वजह से हमें मालूम हुआ है। विल बी रिक्वायर्ड टू पेव द फुटपाथ 1 मीटर वाइड carried around the outside of the grassy plot और 28 मीटर बाय 18 मीटर, यानी एक आपका एक ग्रासी प्लॉट है जिसकी मेजरमेंट दी हुई है, लेकिन उसके साइडों पर उसके चारों अतराफ में 1 मीटर वाइड का फुटपाथ बनाना चाह रहे हैं। तो हमें मालूम करना है कि उसमें कितनी टाइल्स यूज़ होंगी। ये बोर्ड पे मैंने एक रफ सा स्केच बनाया हुआ है और आपको 2 रेक्टेंगल नज़र आ रहे होंगे। एक दरमियान वाला रेक्टेंगल जो है वो मैंने आपके ग्रासी प्लॉट की मेजरमेंट लिख दी हुई है 28 मल्टीप्लाई बाय 18, और अगर आप वो से देखें तो इसके चारों अतराफ अगर आप फुटपाथ बनाने की कोशिश करेंगे तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, अगर आप टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करें तो 1 मीटर ये भी ऐड होगा, 1 मीटर ये भी ऐड होगा, तो आपकी जो लेंथ होगी वो 28 में 2 प्लस होके 30 हो जाएगी, ठीक है, फुटपाथ के साथ। और अगर आप वो से देखें तो यहाँ पे भी 1 मीटर है, यहाँ पे भी 1 मीटर है, तो आपकी जो विड्थ होगी जो 18 थी पहले, उसमें ये वाला मीटर और ये वाला मीटर प्लस होने के बाद वो 18 की बजाय 20 मीटर हो जाएगी, ठीक है। ये एक रफ सा स्केच अपने पास अपने सोल्यूशन में ज़रूर ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आपको फिर बाहर सवाल सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा अगर ये आपके पास ड्रॉ हुआ होगा। तो दैट मीन्स कि ये मस्ट है, इसे आप ये ना समझिए कि टीचर ने इसे एक्सप्लेन करने के लिए दिया, ये आपके सोल्यूशन का हिस्सा ही कंसीडर करना है। आपका ये रेक्टेंगल है जो कि 28 बाई 18 था और 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर चारों तरफ प्लस किया, तो आपकी लेंथ में भी 2 मीटर प्लस हुआ और आपकी विड्थ में भी 2 मीटर प्लस हुआ। अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये है आपका, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइड ऑफ द ग्रासरी प्लॉट, उन्होंने जिस फॉर्म में लिखा था मैंने भी उसी फॉर्म में लिखा हुआ है 28 मीटर मल्टीप्लाई बाय 18 मीटर। एरिया ऑफ ग्रासरी प्लॉट ले लेंगे जो कि आपकी लेंथ और ब्रेड्थ या विड्थ लिख लें, 28 को मल्टीप्लाई किया 18 से तो आपका आंसर आएगा 504 मीटर स्क्वायर। हम यहाँ फाइंड करना है फर्स्ट साइड ऑफ द ग्रासी प्लॉट। अगर आपके पास ये चीज़ क्लियर होगी, ये जो आपने बोर्ड पे बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे इजीली लिख लेंगे साइड ऑफ द ग्रासी प्लॉट विद फुटपाथ। फुटपाथ की वजह से 28 में भी 2 प्लस हुआ, 18 में भी 2 प्लस हुआ, तो 30 मीटर बाय 20 मीटर, ठीक है। ये साइड क्लियर हो गई। तो आपने एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट विद फुटपाथ, फुटपाथ के साथ जो ग्रासी प्लॉट आएगा उसकी वैल्यू फाइंड कर लिया, तो वो 30 को और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फुटपाथ आप लेने लगे हैं, अगर आप वो से देखें तो आपका ये जो एरिया है इसमें आपका ये जो 30 और 20 है इसमें ग्रासी प्लॉट भी है। तो हम ग्रासी प्लॉट का एरिया इस टोटल वाले बड़े वाले रेक्टेंगल में से अगर छोटे वाला रेक्टेंगल को माइनस कर दे तो आगे ये बाउंड्री आ जाती है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस आपने पहले भी किए हुए थे, लेकिन एक दफ़ा भी बोल रही हूँ कि अगर आपने सिर्फ बाउंड्री का एरिया फाइंड करना होता है तो बड़े रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दी तो आपके पास बाउंड्री आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे एरिया ऑफ फुटपाथ में फाइंड करने के लिए मैंने एरिया ऑफ ग्रासी विद फुटपाथ को माइनस कर दिया ग्रासी प्लॉट में से, तो आपके पास एरिया ऑफ फुटपाथ आ गया 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अभी आपका सवाल कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमने टाइल्स उस पर लगानी है। टाइल्स का उन्होंने एरिया डायरेक्टली दे दिया वो है 40 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आप वो से देखें तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर ने और यहाँ पर वैल्यू आपकी जो हमने मालूम की थी एरिया ऑफ फुटपाथ वो मीटर में थी। इस चेंजिंग ने थोड़े से क्वेश्चन को लॉन्ग कर दिया।
अब आप 1 मीटर में और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। और 1 मीटर को 1 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कि मीटर स्क्वायर है, तो आपके 100 और 100 मल्टीप्लाई होके सेंटीमीटर हो जाएगा। दैट मीन्स कि 1 मीटर स्क्वायर आपके 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमने एरिया ऑफ जो फुटपाथ है वो सेंटीमीटर करने के लिए 96 मीटर को 10,000 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया, तो आपका जो आंसर है वो 960,000 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, तो एरिया नंबर ऑफ टाइल्स मालूम करने के लिए एरिया को डिवाइड कर दिया टाइल्स से, तो आपके पास 24 टाइल्स यूज़ होंगे पूरे के पूरे फुटपाथ में। ठीक है, और इस तरह, और ये याद रखिएगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने टाइल्स मालूम करनी थी और टाइल्स सेंटीमीटर में था, इसलिए हमने एरिया ऑफ फुटपाथ को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 अब पढ़ते हैं, वो देखते हैं उसमें क्या उन्होंने हमसे डिमांड की और इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ रूम, जबकि इसकी लेंथ दे दी है 4.49 मीटर लॉन्ग एंड 3.87 मीटर वाइड। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द कारपेटिंग द रूम इफ द रेट ऑफ द कारपेट इज 10 मीटर पर स्क्वायर। यानी अगर आप किसी भी रूम का एरिया मालूम कर लेते तो आप, और रेट इन्होंने कारपेट का आपको मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करते हैं। लेंथ सबसे पहले दी थी, लेंथ ऑफ द रूम जो कि 5.49 मीटर है, विड्थ ऑफ द रूम 3.87 मीटर है। एरिया ऑफ द रूम मालूम करने के लिए एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, लेंथ आपकी 5.49 मीटर और आपकी विड्थ है 3.87 मीटर, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 21.2463 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ द कारपेट पर मीटर स्क्वायर जो कि 10 रुपीज़ और 50 पैसा है, लेकिन हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ द कारपेट मालूम करने के लिए वो भी ऑफ द रूम, तो पूरा एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट से, तो 21.2463 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया और ₹10.550 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो ₹223 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी लिख लीजिएगा, मैंने मेंशन भी कर दिया पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स कि आपकी ये कॉस्ट जो है वो पूरी 223 रुपीज़ हुई। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर राइस फील्ड इज 2.5 हेक्टर। दैट मीन्स कि आपको हेक्टर का जो वर्ड है ये खेतों में और बहुत बड़ी वैल्यू में, जो बहुत एकड़ जिसे हम उर्दू में बोलते हैं, जब आपकी बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, खेत खलियान या बहुत मुरब्बे शरब्बे, तो यहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हेक्टर है, बहुत बड़ी वैल्यू है, ये अभी आपको बता देती हूँ कि मीटर इसमें किसके बराबर होता है। इट्स साइड आर इन द रेशो 3.2। दैट मीन्स कि उन्होंने कहा कि लेंथ डायरेक्ट नहीं दी लेकिन रेशो में दे दी कि लेंथ उसकी 3 है और 2 है। दैट मीन्स कि अगर उसकी ब्रेड्थ है वो 2 है तो उसे 1 एंड 1 उसके 3 पोर्शन में उसकी लेंथ है और 2 पोर्शन में उसकी वर्थ है। और हमने इसका मालूम करना है पैरामीटर ऑफ द फील्ड। तो इसके लिए पैरामीटर मालूम करने के लिए हमें रेक्टेंगुलर की फील्ड की लेंथ मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्ट में गिवन था वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 2.5 हेक्टर स्क्वायर। एरिया है इसलिए इसका मतलब है कि यहाँ पे स्क्वायर का वर्ड आएगा। और रेशो ऑफ दिस साइड उन्होंने 3 रेशो का साइन होना चाहिए कभी 3:2 है। और हमने आप लोग देखते हैं कि 1 हेक्टर जो है वो 100 मीटर के बराबर है और 1 हेक्टर स्क्वायर जो है वो 100 मीटर और 100 मीटर मालूम करें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने मालूम करना है इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हमने मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो 2.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 से, तो ये 25,000 आपका मीटर स्क्वायर हो गया। लेंथ उन्होंने हमने बता रहे हैं कि 3 दी थी, और विड्थ आपके पास जो लेंथ की थी वो 3x और 2x दिया। हम x मालूम कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और इजी हो जाएगा। आगे हम ये कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और अब हमने साइड डिसाइड कर ली थी कि लेंथ उसकी 3x होगा और ब्रेड्थ उसकी 2x होगा। तो अब हम इसके से लेंथ और ब्रेड्थ मालूम करने की कोशिश करिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो फील्ड है उसकी वैल्यू जो है मल्टीप्लिकेशन जो एरिया और रेक्टेंगल है वो उसका जो फॉर्मूला है वो L मल्टीप्लाई बाय W है, और ये उसकी जो वैल्यू गिवन थी जिसे हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया हुआ है, तो हमने इसे इक्वल कर दिया। यहाँ पे 3x लेंथ की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय के ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये 2x है, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 और x स्क्वायर ये साइड पे लिख दिया और ये वाली वैल्यू को राइट पे ले आई। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो पहले 6 को यहाँ पे डिवाइड किया 25,000 से, तो आंसर आया आपका 4,166.67। अब क्योंकि ये स्क्वायर x स्क्वायर की वैल्यू है, आपने x की वैल्यू मालूम करने के लिए इस वैल्यू का अंडर रूट ले लिया और वो आ गया आपके पास 64.55 मीटर। यहाँ पे 548 था तो मैंने इसे राउंड ऑफ करके 55 मीटर कर दिया। अब आपकी ये वैल्यू है x की वैल्यू, हम इसमें से लेंथ मालूम करेंगे, दैट मीन्स के 3x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 64.55 को 3 से मल्टीप्लाई किया 193.8065 जो है वो मीटर मीटर आएगा, वो आपकी हो जाएगी लेंथ, और जो मेंशन कर दे रहे मीटर लिखिए उसके साथ, ठीक है, मीटर वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। फिर वेट्स के लिए आपने x को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 64.55 को 2 से मल्टीप्लाई किया 129.10 मीटर आ गया। आपके पास लेंथ भी आ गई, आपके पास विड्थ भी आ गई। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आप L और W को प्लस कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे लेंथ 193.65 को प्लस किया 129.10 से, तो आंसर आया आपका 322.75, और इसे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आपके पास आंसर आया पैरामीटर जो कहलाएगा 645.5 मीटर स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का एंड। और क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी लेंथी हो गया। एक तो सबसे पहले हेक्टर था, हेक्टर को मीटर में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद उन्होंने लेंथ और ब्रेड्थ नहीं दी हुई थी, जो कि हमने उसको रेशो को यूज़ करते हैं, वह 3x और 2x लिया, फिर उसकी लेंथ ली, ब्रेड्थ ली, और लास्ट में जो उन्होंने हमसे डिमांड किया था पैरामीटर, तो पैरामीटर फाइंड कर दिया। और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, ठीक है। यहाँ पर तो थोड़ा लेंथी है, लेकिन बात फॉर्मूले याद होने चाहिए, वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। और अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 डिफ़िकल्ट है, तो आप उसको 3-4 दफ़ा बार बार रिपीट कर लीजिएगा और यूज्ड हो जाएंगे आप उससे, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यहाँ पे है द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्ले ग्राउंड इज 4,500 मीटर स्क्वायर, हाउ लॉन्ग विल अ मैन टेक टू क्रॉस इट डायगनली एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे एरिया ऑफ उन्होंने दे दिया है प्ले ग्राउंड, और फिर पूछा है कि अगर वो इंसान उस ग्राउंड के डायगनल में मूव करे तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्क्वायर की मदद से साइड मालूम करेंगे, फिर डायगनल मालूम करेंगे, फिर स्पीड मालूम करेंगे। और हमारे पास एक ही चीज़ गिवन है, वो है एरिया ऑफ स्क्वायर ग्राउंड, वो है 4,500 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है होता है वो ए स्क्वायर, दैट मीन्स कि उसकी लेंथ और उसकी विड्थ बराबर होती है। तो आप चाहे यहाँ पे L लिख लें चाहे W लिखें, लेकिन होगा स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर है क्योंकि स्क्वायर है। ए की वैल्यू मालूम करने के लिए आप 4,500 मीटर स्क्वायर को अंडर रूट में ले गए, और अंडर रूट में लेते हुए मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ, फैक्टराइजेशन दिखा दी हुई है। जब हमने इसे 2 से डिवाइड किया तो 2250 आया, दोबारा 2 से डिवाइड किया तो 1125 आया। फिर ये इवन नहीं रहा तो 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करने से 375 आया, दोबारा 3 से डिवाइड करें तो 125 आया।
अब क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता तो 5 से किया, 5 25 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख लें 2 भी 2 टाइम्स आया, 3 भी 2 टाइम्स आया, लेकिन जो 5 है वो 3 टाइम्स आया है। तो मैंने यहाँ पे 2 को 2 टाइम्स यानी 2 स्क्वायर लिख लिया, 3 स्क्वायर लिख लिया, 5 स्क्वायर लिख लिया और एक जो एक्स्ट्रा 5 था वो मैंने साइड पे लिख दिया। अब ये वाली जिन वैल्यूज़ के स्क्वायर बन रहे थे उन्हें मल्टीप्लाई किया तो 30 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। अब 30 क्योंकि स्क्वायर वैल्यू हो सकती है तो वो आपकी इस अंडर रूट से बाहर निकल आई, तो आपके पास जो आंसर बन साइड ऑफ द स्क्वायर है वो है 30 अंडर रूट 5 और यहाँ पे चाहे तो मीटर स्क्वायर भी लिखिए। अब डायगोनल का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट 2a, यानी आपने जो वैल्यू होगी आपकी साइड को उसे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी है, एक ही पहले लिख दी 30, उसके साथ अंडर रूट 2 था 5 था और उस अंडर रूट 5 के साथ ये वाला अंडर रूट 2 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 और 2 क्योंकि दोनों अंडर रूट की वैल्यू थी तो ये मल्टीप्लाई हो गई, तो आपका डायगोनल है 30 अंडर रूट 10 मीटर स्क्वायर। अब हमने सबसे पहले एरिया से साइड मालूम की, फिर डायगोनल मालूम किया। अब स्पीड मालूम करने हैं, स्पीड का टाइम मालूम करने हैं। तो टाइम के लिए आपका फॉर्मूला होता है कि आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दें। ये तो नॉर्मली है कि आपने जितना फासला तय करना है, आपकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी आपका टाइम उतना कम लगेगा, आपकी स्पीड जितनी स्लो होगी आपको उतना टाइम लगेगा। तो ये आपका फॉर्मूला है, टाइम डिस्टेंस को डिवाइड करें स्पीड से। स्पीड उन्होंने जो आपको दी हुई है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसे शॉर्टेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर का जगह मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 आवर को मिनट्स में चेंज किया तो 60 आया और फिर मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करते हुए आपका क्या आ जाएगा, टू टाइम्स ये मिनट्स का 60 और ये सेकंड का 60, तो आपके पास जो फ्रैक्शन आती है वो 3000 डिवाइडेड बाय 36,000 और ये वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो गई है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि किलोमीटर में 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1000 मीटर में चला गया था। फिर आपने मिनट्स को भी आर को भी मिनट्स और मिनट्स के बाद सेकंड में कन्वर्ट किया, तो ये आपकी फ्रैक्शन जो आई है वो 3000 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकंड में आया। और नेक्स्ट में मैंने उसकी लॉस टर्म कर दिया। लॉस टर्म का मतलब है कि उसके 0 उसके कट कर दिए, फिर मैंने उसे 6 के टेबल में और 2 के टेबल से डिवाइड किया, तो आंसर आपके पास फाइनली आएगा 5/6। अब आपको कटिंग हुई भी नज़र आ रही होगी। अब ये आपका जो टाइम है, टाइम के डिस्टेंस, ये आपका डायगोनल का डिस्टेंस आपका डिस्टेंस था क्योंकि वो 7 मिनट डायगोनल पे सफ़र करना था। नीचे उसके आपके पास स्पीड है, स्पीड की वैल्यू जो हमने लॉस्ट टर्म करके 5/6 कर दी। अब आपकी ये 5/6 आपके ऑलरेडी फ्रैक्शन में ही एक और फ्रैक्शन आ गई है, तो आपका ये जो थर्ड डिनोमिनेटर होता है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका मल्टीप्लिकेशन विद रेसिप्रोकल, तो दैट भी 6 ऊपर आ गया। अब आपकी यहाँ पे फिर दोबारा कटिंग होगी, मैं ये 5 और 30 को कट कर दूँगी और उससे क्या होता है, और 5 1 5 और 6 30 6 30 6 और 6 मल्टीप्लाई बाय 36 ऑन अंडर रूट 10। मैं ये 36 और अंडर रूट 10 लेने के बाद जो आंसर है आपका वो आ गया 113.8 था, तो मैंने इसे राउंड ऑफ कर दिया। ये आपका आंसर आया टाइम यानी 114 मिनट मीटर पर स्क्वायर सेकंड में है, 114 मीटर पर सेकंड में है। और मैंने इसे मज़ीद कन्वर्ट कर दिया कि ये क्योंकि सेकंड्स में था तो इसके डिवाइड कर दिया 60 और 54 में। 60 को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया और 54 को सेकंड में लेने दिया, तो ये आपकी एडवांस फॉर्म ऑफ आंसर है, ठीक है। लेकिन 114 भी लिख देंगे तो तब भी सही, लेकिन अगर आप उसे मज़ीद मिनट को अलहदा करके, क्योंकि वो 1 मिनट से ज़्यादा हो रहा था तो मिनट को मिनट में कन्वर्ट कर दिया और कर दिया, ठीक है। इसमें कोई मुज़ायका नहीं। और क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको नजर आएगा, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 14 डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। जितना छोटा सवाल उतना छोटा ही सोल्यूशन होगा। सवाल आपको बता दिया था, आपके पास से
डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर गिवन है जो कि 14 सेंटीमीटर है। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर गिवन था, डायगोनल ऑफ स्क्वायर अभी हमने सॉल्व भी किया था, √2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये डायगोनल का फॉर्मूला है, ये उसका आंसर था। √2 आपको उधर जाके डिवाइड कर दिया 14 से। आप 14 गौर से देखिए, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, वैसे आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर लेंगे। मैंने 14 को 2 मल्टीप्लाई बाय 7 से कर दिया। अब ये √2 है और ये फुल 2 है। √2 का मतलब ये हाफ 2 और ये फुल 2। ये हाफ 2 और फुल 2 से जब कटिंग होगी तो आपके पास 7 तो मुकम्मल है, लेकिन ये 2 की वैल्यू हाफ रह जाएगी। ये ए आ गया। एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो क्या होता है, ए स्क्वायर। तो दैट मीन्स आपने इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे 7 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर का। 7 का स्क्वायर होता है 49 और इसका स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू √2 थी, हाफ थी, जब इसका स्क्वायर लिया तो ये पूरी 2 हो गई। तो 49 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। मैंने कहा था कि सवाल कितना छोटा तो उसका सोल्यूशन भी उतना ही छोटा होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 की है और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एरिया मालूम करिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूज़ किया था, उसका फॉर्मूला यूज़ किया था और उसके बाद हमने पैरामीटर का भी फॉर्मूला यूज़ किया। फिर उसके बाद डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल और डायगोनल ऑफ स्क्वायर को यूज़ किया है और इसके क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि ये रेक्टेंगल और स्क्वायर से थे। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और वो आ जाएगा आपका ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आपका जो होम टास्क है वो मैं अभी मेंशन कर देती हूँ। और होम टास्क दैट मीन्स की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े क्वेश्चन आपको लेंथी लग रहे हैं। लेंथी है नहीं, लेंथी तो है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि इनके लंबे मिकदार होने की वजह से आपको खौफ ना आए। और जब आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लगेगा कि बहुत चुटकियों में होने वाले और बहुत इजी सवाल है। 9 यूनिट है वो पूरा का पूरा आसान है, क्योंकि उसमें फॉर्मूले गए याद तो ये चुटकियों में हो जाएंगे। लेकिन अगर फॉर्मूले भूल गए तो टेंशन होगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और आज का लेक्चर तमाम हुआ। अल्लाह हाफिज़।